नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम समकालीन साहित्य चिंतन में मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि इकाई पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों और शिक्षाओं के विषय में जान सकेंगे, प्रमुख मार्क्सवादी चिंतकों की रचना दृष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आलोचना के क्षेत्र में मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि के असर और आगामी आलोचना पर इस आंदोलन के प्रभाव को जान सकेंगे। ये मार्क्सवादी जो साहित्य दृष्टि है, इसका बहुत गहरा संबंध कार्ल मार्क्स के राजनीतिक, आर्थिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से है। इसलिए ये मार्क्सवाद का दर्शन का हिस्सा है। इस दर्शन का गहरा संबंध उनकी राजनीतिक समझ से है। राजनीति का संबंध मार्क्स के आर्थिक संबंध से है। तो जब तक आप एक संपूर्णता में मार्क्सवादी दृष्टि को नहीं समझते, जीवन दृष्टि को नहीं समझते, तब तक आप उनके साहित्य दृष्टि को नहीं समझ सकते। एक बात। दूसरी बात ये कि मार्क्सवादी जो दृष्टि है, जो दर्शन है, वो अत्यंत विवादास्पद है। विवाद दो तरह का विवाद है। एक विवाद तो ये है कि कुछ लोग मार्क्सवाद का समर्थन करते हैं, कुछ लोग मार्क्सवाद का विरोध करते हैं, और मार्क्सवाद के विरोधी तरह तरह के विरोधी हैं, और जो उनके कुछ राजनीति के विरोधी हैं, कुछ दर्शन के विरोधी हैं, कुछ अर्थनीति के विरोधी हैं, कुछ साहित्य के विरोधी, अलग अलग क्षेत्रों का विरोध है। इस विरोध के कारण हमेशा चर्चा के अंदर रहता है मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि। दूसरा जो विरोध है, जो दिक्कत है, वो स्वयं मार्क्सवाद के भीतर है। मार्क्सवादियों में भी आपस में कोई एक समझ नहीं, न राजनीति में एक समझ है, न साहित्य में समझ है, न अर्थशास्त्र में एक समझ है। हर चीज़ में, हर मुद्दे पर अलग अलग विचारक अलग अलग बातें कह रहे हैं। इसलिए अगर आपको एक दृष्टि ढूंढने की आप कोशिश करें तो एक कोई मार्क्सवादी दृष्टि नहीं है। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित अनेक दृष्टियां हैं जो साहित्य में भी अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। इसलिए इस दृष्टि से भी हमें देखना चाहिए। तीसरी बात जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है वो ये कि मार्क्स जो है साहित्य सिद्धांतकार नहीं थे। वो चूँकि राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतकार थे और वो दुनिया को बदलना चाहते थे, और दुनिया को बदलने के लिए उन्होंने दुनिया का विश्लेषण किया, इसलिए वो साहित्य उसमें से एक अनुषंगी हिस्सा। प्रकारांतर से मार्क्स भी साहित्य के अध्येता थे। उन्होंने साहित्य पढ़ा, बीच में कुछ रचनाकारों को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने बालजाक की तारीफ में बहुत सारी बातें लिखी, और कुछ मान्यताएं भी मार्क्स ने लिखी जो फुटकर पत्रों में, किसी लेख में, किसी उसमें, कोई आलोचनात्मक किताब नहीं। तो जो बाद में जो साहित्य के चिंतक मार्क्सवादी परंपरा में आए, उन्होंने मार्क्स की मान्यताओं को आधार बना करके एक शास्त्र का रूप दिया। इसलिए आज जब हम मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि कहते हैं मोटे तौर पे, तो ये मार्क्स से लगाकर आज तक जितने भी इस दर्शन के अंदर चिंतक हुए, उन सब चिंतकों की धारणाओं से हैं, और वो धारणाएं परस्पर विरोधी है, और उनके बीच की जो मूल धारणाएं हैं उसको हम जानने की इसमें कोशिश करेंगे। इसलिए एक और बात भी है कि मार्क्स का अखिल विश्व पे प्रभाव पड़ा, और ये प्रभाव संपूर्ण ज्ञानाशासनों पर पड़ा, सभी क्षेत्रों में पड़ा। अर्थशास्त्र में भी मार्क्सवाद का प्रभाव है, राजनीति में है, दर्शन में है, सिर्फ साहित्य में नहीं, समाजशास्त्र में भी है और साहित्य में भी है। और फिर ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव के कारण दुनिया का एक बार तो बहुत रूप बदल गया था। एक पूरा समाजवादी ब्लॉक जिसको कहते थे, पूरे देशों का बन गया था। बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया, और अब एक नए तरह की दुनिया हमारे सामने। तो मार्क्स का प्रभाव सिर्फ विचार के स्तर पर नहीं था, ठोस राजनीतिक स्तर पर भी उसका प्रभाव पड़ा। तो इनके दर्शन को हम शुरू से मूल जो आधारभूत दर्शन है, उस आधारभूत दर्शन से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, और आगे के जो जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं की ओर इशारा करेंगे। उनकी जो प्राथमिक मान्यता है कि मनुष्य की चेतना पदार्थ से उत्पन्न होती है, न कि चेतना से पदार्थ उत्पन्न होता। अब ये एक दर्शन का बड़ा भारी प्राथमिक एक विवाद है कि पहले चेतना बनती है या पहले पदार्थ बनता है। जैसे प्लेटो कहता है कि पहले आपके मन में एक विचार आता है, जैसे टेबल का विचार आया किसी के मन में और उसने एक लकड़ी की टेबल बना दी, तो विचार पहले है, पदार्थ बाद में। मार्क्स कहते हैं कि नहीं,
पहले पदार्थ होता है, उसके बाद चेतना होती है, और फिर आगे चल के वो कहते हैं कि पदार्थ और चेतना के द्वंद्व से चीज़ें उत्पन्न होती, इसलिए उनका चिंतन द्वंद्वात्मक है, लेकिन मुख्यतः भौतिकवादी है, पदार्थवादी है, क्योंकि वो पदार्थ को प्राथमिक मानते हैं। ये पदार्थ को प्राथमिक मानने का मतलब बहुत कुछ आगे तक जाता है, वो सिर्फ पदार्थ ही सीमित नहीं है, सामाजिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण है, विचार बाद में, राजनीतिक ताकत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक विचार में बाद की चीज़। तो ये इनके दर्शन का पहला सूत्र है। दूसरी मान्यता उनकी है कि समाज का गठन कैसे होता है। ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उनकी मार्क्स की बहुत प्रसिद्ध किताब है। इसकी भूमिका में उन्होंने अपनी मान्यताओं का आधार स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा कि सामाजिक जीवन की उत्पादन प्रक्रिया में मनुष्य ऐसे सुनिश्चित संबंधों की स्थापना करते हैं जो अपरिहार्य है। इन संबंधों का योग अथवा संपूर्णता ही समाज के आर्थिक आधार का निर्माण करती है। उसके इस आधार से ही समाज की न्यायिक और राजनीतिक बाह्य ढांचा खड़ा होता है। अर्थात भौतिक जीवन की उत्पादन पद्धति ही हमारे सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन की प्रक्रिया को अनुकूलित करती है। उनका इस मत का सार इस मान्यता में निहित है कि मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निर्माण नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना का निर्माण करता है। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो मार्क्स के अनुसार ये जो साहित्य है वो इस बाह्य ढांचे का हिस्सा है। अब इस बाह्य ढांचे को अगर हमें समझना है तो हमें इसके आधार को समझना पड़ेगा। अब कोई किसी की रचना हमारे सामने आती, मान लीजिए रामचरितमानस हमारे सामने आया, या प्रेमचंद का गोदान हमारे सामने आया, या कामायनी हमारे सामने आई, या और कोई भी रचना हमारे सामने आई, या पुरानी रामायण हमारे सामने आई, और उसका अब हमको विश्लेषण करना, हमको जानना। तो मार्क्स का कहना है कि सबसे पहले ये पता लगाओ कि उस समाज में उत्पादन के साधन क्या थे, उस समाज के उत्पादन का तरीका क्या था, उस समाज में उत्पादन के संबंध कैसे बने। उन संबंधों के आधार पर जो बाह्य ढांचा बना, उससे एक व्यक्ति का दिमाग बना, उससे साहित्य का सृजन हुआ। तो ये जो समझ है, तो वो कहते हैं जैसे कबीर है, कबीर जो है वो जुला है, तो बार बार कहते हैं मैं जुला हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तन्ना बुन्ना तजो कबीर, और ये माई जो है मेरी चिंता कर रही है कि ये बालक अब नहीं जिएगा, इसने सब छोड़ दिया। माई बहुत दुखी है क्योंकि इसने तन्ना बुनना छोड़ दिया, कपड़े बुनने काम करते थे, उन्होंने नहीं किया। तो ये है कि वो आधार है एक तरह का कि कबीर की चेतना के बीच में ये जो काम करने वाली जो चीज़ है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से वो निकालो, यहाँ से उसका अर्थ आता, उनकी ओजस्विता, तेजस्विता और आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि कबीर स्वयं अपना खाने पीने का उत्पादन करते हैं, इसलिए उनके मन में तेजस्विता, मेरे को किसी का डर भय नहीं। कबीर की निडरता के मूल, मार्क्सवादी इसकी इस तरह से व्याख्या करते हैं। तो वो कहते हैं कि सिर्फ विचार से, सिर्फ कल्पना से, सिर्फ बाह्य चीज़ों से हम चीज़ों को नहीं समझ सकते, हमें उसके भीतर जाकर के समाज के आधार को जानने की ज़रूरत है। ये उनकी मूल मान्यता। अब ये जो मान्यता है आधार और अधिरचना वाला जो मुद्दा है, इसको लेकर के बाद में बहुत बहस हुई। कुछ मार्क्सवादी आलोचकों ने कहा कि आर्थिक आधार ही सब चीज़ अगर निश्चित करता है तो फिर आपको वैचारिक आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं, विचारों की कोई भूमिका ही जब नहीं है, भूमिका सब आधार से ही तय हो जाती है, तो एक तरह का निश्चयवाद आप इसके अंदर लाते हो, ये सही नहीं। हमारी पहल कदमी का कोई तो मतलब होना चाहिए, तो वो कितना प्रतिशत मतलब है। तो ये एक बहस हुई बाद में आधार और अधिरचना के रिश्ते को लेकर के, और इसी रिश्ते के कारण बहस के अंदर साहित्य के स्वरूप को लेकर के भी बहस हुई, और जो नव वामपंथी और बाद में चल के चिंतकों माती। लेकिन सारी बहस के मूल में मार्क्स का ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो भूमिका वाली ये जो मान्यता है कि समाज का आधार महत्वपूर्ण है, ये आगे तक चला। वो कहते हैं फिर सिर्फ इतना सा संशोधन किया कि आधार महत्वपूर्ण है, लेकिन वो एकमात्र नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें, ऊपरी ढांचा भी प्रभावित करता है आधार को, और ऊपरी ढांचे का एक हिस्सा भी दूसरे हिस्से को प्रभावित कर सकता है। तो वो एक तरह की बहस का मुख्य ही मुद्दा है। लेकिन मार्क्सवादी आलोचना की जब हम बात करते हैं तो इसको हमें ध्यान में रखना होता है, ये जानना होता है। दूसरी जो मार्क्स को समझने की है वो है वर्ग संघर्ष की धारणा। तो जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की उनकी धारणा है, आर्थिक निर्धारण की धारणा है, इसके साथ में वर्ग संघर्ष, ये तीनों जानना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स का कहना यह है कि समाज में केवल अभी दो ही वर्ग है, एक बुर्जुआ जो प्रभुत्वशाली वर्ग है,
और जो प्रभुत्वशाली इसलिए क्योंकि वो उत्पादन के साधनों का स्वामी है, और दूसरा सर्वहारा मजदूर वर्ग जिसका उत्पादन साधनों पर कोई नियंत्रण और स्वामित्व नहीं होता, तथा इनके बीच में पनपने वाले विरोध के संबंध से ही अंततः वर्ग चेतना का निर्माण होता। और इसलिए मार्क्स का मानना था कि पिछला सारा इतिहास ऐसे ही दो विरोधी और परस्पर आर्थिक वर्गों के संघर्ष से होने वाले परिवर्तनों की अवस्थाओं द्वारा निर्मित है। इसलिए ये वर्ग संघर्ष साहित्य में बड़ा महत्वपूर्ण। जब से मानव समाज बना और मानव समाज बनने के थोड़े दिनों बाद आदिम साम्यवाद की अवस्था के बाद में जो ही पूंजी का वितरण हुआ, जो ही संसाधनों का वितरण हुआ, त्यों ही वर्गों का निर्माण हुआ। वर्गों का निर्माण होने के बाद में वर्ग संघर्ष शुरू हुआ। तो वर्ग संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण। तो अब ये हुआ कि आम तौर से हम तो ये मानते हैं, हमारी जो पुरानी दृष्टि है वो ये कहती है कि भाई सभी मनुष्य बराबर है और सब मनुष्यों के अंदर आपसी भाईचारा, प्रेम वगैरह सब होता है। वो कहते हैं सब ये प्रेम रेम कुछ नहीं होता, सिर्फ वर्ग हित होता। आप किस वर्ग के हित का साधन करते हो? तो साहित्य को अगर आपको देखना है इस दृष्टि से, तो सबसे पहले उसे वर्ग के खांचे के अंदर आपको स्थापित करना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि तुलसीदास किस वर्ग के प्रतिनिधि है, एक। दूसरी, किसी भी वर्ग के प्रतिनिधि हो, उनकी रचना किस वर्ग की सेवा करती है, किस वर्ग के पक्ष में लेती है, और कबीरदास किस वर्ग के पक्ष में, और उनकी रचना आज किस वर्ग के पक्ष में आती। तो आपको जो सारा जो विवाद आपके साहित्य के जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन में यह कि आप किस वर्ग के पक्षधर है। इसलिए पक्षधरता बड़ी महत्वपूर्ण, या इसको प्रगतिशील आलोचना का प्रतिबद्धता, आप किस वर्ग के साथ है। लेखकों को भी कहते हैं भैया आप अपनी पॉलिटिक्स तय करो, आप अपना निश्चय करो, आप किसके साथ हो। दो झगड़े हैं, दो दल हैं, आप किस दल के साथ हो? आप मजदूरों के साथ हो या आप पूंजीपतियों के साथ हो? आप अगर तटस्थ नहीं हो, आप तटस्थ हो ही नहीं सकते। अगर तटस्थ हैं तो आप सत्ता के साथ हैं, इसलिए वो तटस्थ को भी अपने पक्ष में नहीं मानते। तो ये साहित्य का जो विश्लेषण वर्गीय आधार पर करना, और वर्गीय आधार पर करके और लेखक से ये देखना कि आप किस वर्ग का समर्थन करते हो। प्रेमचंद किसका समर्थन करते हैं? क्या प्रेमचंद अंग्रेजों का समर्थन करते हैं? क्या प्रेमचंद राय साहब का समर्थन करते हैं? या प्रेमचंद होरी का समर्थन करते हैं? क्योंकि होरी और राय साहब का एक हित नहीं हो सकता। तो ये जो इनके जो मार्क्सवाद के अनुसार जो मूल मान्यता आती है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों के अंदर विरोध है, दोनों के अंदर संघर्ष है, और इस संघर्ष में एक वर्ग समाप्त हो जाता है, और कई बार दोनों वर्ग समाप्त हो जाते हैं और समाज में नए वर्ग पैदा हो जाते हैं। तब कहते हैं कि समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ऐसे में साहित्य को इस वर्ग संघर्ष के खांचे के भीतर देखना होता है। प्राचीन साहित्य को अगर आप देखोगे तो प्राचीन साहित्य को भी आपका वर्गीय विश्लेषण करना होगा, और आधुनिक साहित्य को देखोगे तब भी आपको उसका वर्गीय विश्लेषण करना होगा। इसलिए वर्ग की धारणा मार्क्स के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मार्क्स ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था की भूमिका और अपनी पुस्तक पूंजी में लिखा कि हर समाज में उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विशिष्ट विन्यास वाला आधारभूत आर्थिक संगठन होता है, और इसी आधारभूत आर्थिक संगठन से राजनीति और विचारधारा की जटिल अधिरचनाओं का उद्भव होता है, और सामाजिक विकास के मूल में आर्थिक विकास की भूमिका होती है। पूंजी में पूंजीवादी व्यवस्था के आविर्भाव और उसके विकास की गत्यात्मकता पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। यहाँ पूंजी और श्रम के अंतर्विरोधों पर विस्तृत चर्चा की गई। मार्क्स इस बात को जानना चाहते थे कि कैसे इस व्यवस्था का विकास हुआ और इस व्यवस्था की कार्यप्रणाली क्या है, और किस तरह से सभी रूपों का पण्य या उपभोग वस्तु में ये चीज़ें पूंजीवाद बदल देता। इसलिए ये तीनों चीज़ें मार्क्स के हिसाब से, अवधारणा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। वो वर्ग संघर्ष, राजनीति और अर्थशास्त्र, और ये सारी साहित्यिक कृतियाँ मार्क्स के अनुसार ये ऐतिहासिक उत्पाद है। एक खास समय के अंदर, एक खास ऐतिहासिक राजनीतिक परिस्थितियों में, एक खास आर्थिक आधार पर एक खास तरह की रचना पैदा होती है, जिसमें से कई बार प्रश्न उठाते हैं कि जिस समय भक्ति काल था उस समय भक्ति काल था, बाद में भक्ति काल क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था। या आज जैसे प्रश्न उठाते हैं कि प्रसाद की जो भाषा है, या प्रसाद ने छायावाद के समय में जैसी भाषा और जैसी कल्पना उस समय के कवियों ने की थी, अब आप क्यों नहीं कर सकते,
अब कोई भी व्यक्ति चाह करके भी उस तरह की भाषा, उस तरह का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि परिस्थितियों में विकास हो गया। तो समाज के साथ और समाज के इस ढांचे के साथ ज्यों ज्यों परिवर्तन होता है, रचना में उसी तरह का परिवर्तन हो जाता है। तो मार्क्स ने इसको दर्शन को स्थापित किया कि साहित्य को पढ़ने के लिए समाज के को व्यापकता से आपको पढ़ने की जरूरत है। इसलिए कई बार ये आरोप लगता है मार्क्सवादी आलोचना में कि साहित्य कम पढ़ते हैं, समाजशास्त्र अधिक पढ़ते हैं, या इनकी पुस्तकें पढ़ने पर हमें सामाजिक जानकारी ज़्यादा मिलती है, साहित्यिक समझ हमारी उतनी विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि ये साहित्य के बारे में जब तक अपनी बात कहना शुरू करते हैं तब तक इनकी बात समाप्त हो जाती। इसलिए मूल विषय जो आपका साहित्य है वो, इसलिए कहते हैं कि साहित्येतर गतिविधियों से आप साहित्य को जांचते हो। इसलिए आपकी जो आलोचना है वो शुद्ध साहित्यिक आलोचना नहीं है। मार्क्सवादी भी कहते हैं हाँ, हमारी जो आलोचना है वो शुद्ध साहित्यिक आलोचना नहीं है, क्योंकि साहित्य की कल्पना पर बाह्य सामाजिक परिस्थितियों का दबाव रहता है, और इस दबाव के कारण एक खास तरह के पात्र आते हैं। मसलन समाज में जब जमींदार थे तब प्रेमचंद ने जमींदारों का चित्रण किया। आज कोई भी उपन्यासकार जमींदारों का चित्रण ही नहीं करता, क्योंकि आज समाज में उसको दिखाई नहीं देता, उसके अनुभव का ही हिस्सा नहीं। आज बिल्कुल दूसरे तरह की परिस्थितियाँ आ गई। तो मार्क्स का कहना यह है कि ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि से आपको साहित्य को देखने की ज़रूरत है। इसलिए मार्क्सवादी आलोचना कहती है कि अगर लेखक किसी विशेष जगह पर कोई अंतर्विरोध दिखा रहा या कोई संघर्ष दिखा रहा, वो वास्तविक संघर्ष हो, एक आवश्यक नहीं है, छद्म हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि राम और रावण का जो संघर्ष है वो अच्छाई और बुराई का संघर्ष है, ये आवश्यक नहीं है। वहाँ पर जो सामंती समाज था उसमें जमींदारों पे राजा का आम जनता से अंतर्विरोध था। इसलिए इस जो वर्ग संघर्ष के अंदर जो नहीं देखने के कारण, चूंकि तुलसीदास वर्ग संघर्ष की दृष्टि से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बुराई पर अच्छाई की विजय, झूठ पर सत्य की विजय, इस तरह के नारों से अपनी बात कही। जो ऐसी बातें कहता है उनसे ये मार्क्सवादी आलोचना सहमत नहीं है। मार्क्सवादी आलोचना का कहना है कि जो कुछ संघर्ष होता है उसमें वर्गीय उसका स्वरूप आपको तय करना पड़ेगा। अगर अच्छाई का वर्ग हमारा विरोधी है तो हम उसका समर्थन नहीं करते, हमारा अगर समर्थक है तो हम उसका समर्थन करेंगे। तो ये वर्ग संघर्ष की जो है बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात यह है कि विचारधारा का प्रश्न है कि जब साहित्य वर्गीय होता है तो ये वर्गीय का के साथ में एक लेखक की विचारधारा भी होती है कि आप ये किस ओर हो, तुम्हारी कौन सी पार्टी, तुम किसके साथ हो। तो ये लेखक जो है वो ये देखेगा कि वो किस वर्ग का साथ देता है, क्योंकि अंतिम उद्देश्य मार्क्सवादी आलोचना का कि वर्गहीन समाज की हम तो स्थापना करना चाहते हैं। तो जो रचना उसका विश्लेषण करके अगर आपकी रचना से वर्गहीन समाज की स्थापना होती है या अपने से विरोधी वर्ग के विचारों की आलोचना होती है तो वो रचना अच्छी। अगर आपकी रचना से हमारा विरोधी जीतता है और जनता कमज़ोर पड़ती है तो आपकी रचना अच्छी नहीं। इसलिए हर रचना का मार्क्सवादी आलोचना पहले वैचारिक मूल्यांकन करती है। उनकी नज़र सबसे पहले विचार पर जाती है कि लेखक का दृष्टिकोण क्या है, लेखक इस कृति के माध्यम से क्या कहना चाहता है, जो वो कहना चाहता है वो जनता के लिए ठीक है या नहीं है, या मजदूरों के लिए ठीक है या नहीं है। अगर वो सत्ता के समर्थन में है, पूंजीपति वर्ग के समर्थन में है, शासक शोषक वर्गों के समर्थन में है, तब ये जो मार्क्सवादी आलोचना है वो उसका समर्थन नहीं करती। कई बार रचना पसंद भी आती है, लोगों को लगता है भाई बहुत अच्छी कलात्मक बातें कही गई, लेकिन इसका विचार ठीक नहीं। तो एक भगवत शरण उपाध्याय ने एक बार मूल्यांकन किया नदी के द्वीप उपन्यास का, और उन्होंने कहा कि इसमें तो सुंदर पके फल में कीड़े। तो पका हुआ सुंदर है, बहुत कला है, बहुत आर्ट है, बड़ी बारीकियां हैं, बड़ी संवेदनशीलता है, लेकिन वैचारिक विचारों का कीड़ा है इसके अंदर। तो विचारों के कीड़े लगे हुए फल को तो हम नहीं खा सकते, इसलिए हमको ये अज्ञेय की रचना पसंद नहीं। ये आलोचना का एक तरीका उन्होंने विकसित किया, और इसलिए कहते हैं कि जो हमारे वर्ग के साथ, जो हमारे वर्ग हित के साथ में, हम उस रचनाकार का समर्थन करेंगे। जो हमारे वर्ग हित में नहीं है हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मार्क्सवादी आलोचना सभी रचनाकारों की आलोचना करती भी नहीं।
हमें हिंदी में बहुत कम आलोचक हुए हैं जिन्होंने विशेष रूप से मार्क्सवादी आलोचना से प्रभावित, जिन्होंने रीतिकाल पे लिखा हो। कहा कि रीतिकाल में पतनशील सामंती विलासिता और मूल्यों का वर्णन है, इसलिए वो आम जनता का साहित्य तो उसमें है ही नहीं और उसमें आम जनता का चित्रण है ही नहीं, तो ऐसे साहित्य को हम क्यों पढ़ें। तो इस साहित्य की कोई आलोचना भी नहीं करते वो। तो जो रचना उनको पसंद आती है, प्रेमचंद बहुत पसंद आते हैं, इसलिए प्रेमचंद पर बहुत किताबें लिखी गई। प्रगतिशील आलोचना ने रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद पर लिखा, शिवदान सिंह चौहान ने लिखा, और भी बहुत सारे आलोचकों ने प्रेमचंद पर काम लिखा। प्रेमचंद के तुलना में प्रसाद उनको कम पसंद आते हैं, क्योंकि प्रसाद की जो आनंदवादी विचारधारा है वो उनके दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं आती। हालांकि एक विरोधी विचारों के रचना को भी कैसे सराहा जाए, उसका कैसे विश्लेषण किया जाए और किस तरह से लेखक के विचार से रचना के अर्थ तत्वों को कैसे अलग किया जाए, इसके लिए गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन किया। तो मार्क्सवादी आलोचना में एक मान्य स्थापना तो यह है कि हम रचना का वैचारिक मूल्यांकन करते हैं। अगर विचारों में कोई प्रतिक्रियावादी है या हमारे विचारों से सहमत नहीं है, तब भी क्या वो रचना महत्वपूर्ण है। मार्क्स ने जैसे बाल्जाक के यथार्थवाद की तारीफ की, इसी तरह से बाकी आलोचकों ने भी ये बताया कि विचारधारा अंततः लेखक ने कहीं से ले ली, हमने विचार बाजार से ले लिए, लेकिन जिंदगी का चित्रण आपका कैसा है, आपका समाज की समझ कैसी है, आपको जीवन की गति के बारे में आप क्या टिप्पणियां करते हो, और आपकी भाषा कैसी है, आपकी कला कैसी है, बाकी चीज़ों पर भी हमको जोर देना चाहिए। तो आर्ट अगेंस्ट आइडियोलॉजी, विचारधारा के विरुद्ध होती है कला। विचारधारा तो थोड़े दिनों बाद में समाप्त हो जाती है, लेकिन उन विचारों के कमियों के बावजूद रचनात्मकता हमको पसंद आती है। कई बार भारतेंदु के विचारों की लोग आलोचना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, भारतेंदु के विचारों में कुछ गड़बड़ियां हैं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने हमारी देश दशा के बारे में बहुत अच्छी लिखी है, इसलिए वो उसकी तारीफ करते हैं। तो वैचारिक असंगति, वैचारिक मूल्यांकन, ये एक प्रमुख मुद्दा मार्क्सवादी आलोचना में देखने को मिलता है। तो ये सारी जो जिसे कहना चाहिए परंपरागत मार्क्सवादी आलोचना है, वो इन 3-4 मान्यताओं के आधार पर चलती है। फिर वो कहते हैं कि आपने समाज का कितना चित्रण किया। एक यथार्थवाद संबंधी एक लंबी बहस मार्क्सवादी आलोचना ने विकसित की है, जिसमें कहते हैं कि जिसमें सामाजिक यथार्थ का जितना गहरा, जितना बारीक चित्रण किया होगा, वो रचना उतनी अच्छी होगी, और जिसमें समाज का यथार्थ का चित्रण नहीं किया होगा और एक वायवीय कल्पनाओं के आधार पर किया होगा, उसको हम समर्थन नहीं करते। इसका भी एक विरोध और समर्थन हुआ। कहा कि जो कल्पना है, जो लेखक ने अपने वायवीय ढंग से सोचा है, उसका भी तो कोई आधार होगा, आप उस आधार पे जाइए। तो उस रचना के जादू से निकल करके फिर उस रचना को सामाजिक यथार्थ के धरातल पर आकर जब मार्क्सवादी आलोचना उसकी आलोचना करती, मार्क्स की ये जो मान्यताएं हैं और ये जो जिसे कहना चाहिए परंपरागत मार्क्सिज्म है, इसके बाद में इसका बहुत विरोध हुआ, और ये विरोध सबसे पहले किया फ्रैंकफर्ट स्कूल ने। पश्चिम में मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि का विकास में इस फ्रैंकफर्ट स्कूल का बहुत ही योगदान है, और इस स्कूल के जो अध्येता है वो नव मार्क्सवादी थे और जिनकी अंतर अनुशासनात्मक साहित्य दृष्टि के प्रणेता थे, और फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय के सामाजिक शोध संस्थान से ये लोग सब संबद्ध थे। इन लोगों ने मार्क्स की शिक्षाओं की जो संकीर्ण व्याख्या है, इसकी उन्होंने आलोचना की, और इन्होंने कहा कि विचारधारा आप अपने विरोधी से बात क्यों नहीं करेंगे। कहा ये बहुत आधुनिकतावादी, और आधुनिकतावादी तो मार्क्सवादी नहीं होता, इसलिए हमको आधुनिकतावादियों से कोई बात नहीं करनी। ये संरचनावादी मार्क्सवाद विरोधी होता है, हमको संरचनावादियों से बात नहीं करनी। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमको सबसे संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है। हमें आधुनिकतावाद के अंदर निहित जो वैचारिक या साहित्यिक या सृजनात्मक कलात्मक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। संरचनावाद के से भी हमें बात करनी चाहिए, और इसलिए बाद में कई उनके विरोधी जो विचारक थे, उनके विचारों को उन्होंने आत्मसात किया और मार्क्सवाद और इन विचारों को मिला करके एक नई दृष्टि की, और जिसके अंदर आप देखते हैं कि मार्क्सवादी संरचनावादी भी हुए, और उन्होंने संरचनावाद और मार्क्सवाद को मिलाया। मार्क्सवाद भी एक आधुनिकतावादी दर्शन है, और किस तरह वो भी आधुनिकतावाद के अंतर्गत आता। तो ये सारी चीज़ें ये फ्रैंकफर्ट स्कूल वालों ने शुरू की, और कहा मार्क्स ने जब कहा था तब कहा था, लेकिन अब जो है दुनिया बहुत बदल चुकी है और हमें नए ढंग से देखना चाहिए। इनके अंदर थियोडोर अडोर्नो, मैक्स हार्खाइमर, हर्बर्ट मार्क्यूस, यूर्गेन हेबरमास आदि महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद,
आधुनिकतावाद, सभी गैर मार्क्सवादी दृष्टियों के साथ में इन्होंने संवाद किया और संवाद करके इसको विकसित करने की कोशिश की, और जिनकी साहित्य में बहुत नाम है। एक और चीज़ इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस समय जर्मनी में नाजी शासन था, उस समय फ्रैंकफर्ट स्कूल के लोगों ने नाजी शासन का बड़ा विरोध किया, तो एक तरह की मान्यता भी इनको मिली। मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि ने कुछ अन्य साहित्य दृष्टियों का भी समर्थन किया, जैसे स्त्रीवादी जो साहित्यिक आलोचना है, उसने समकालीन समाज में जो लिंग भेद पर आधारित जो सत्ता संरचनाएं हैं उनको चुनौती देने वाली दृष्टि का भी समर्थन किया। और इसी तरह जो दलित साहित्य है, इसी तरह उन्होंने दलित साहित्य की भी आलोचना की, का समर्थन किया कि इसमें एक जाति आधारित जो भावनाएं हैं वो मानवता विरोधी है, तो समानता की, मानवता की संस्कृति के लिए उन्होंने इसकी भी एक विरोध की। एक और बात मार्क्सवादी आलोचना के बारे में जानने की है कि मार्क्सवादी आलोचना विश्वव्यापी आलोचना, जैसे कुछ तरह की आलोचना जो है वो सिर्फ एक खास जगह की आलोचना है, कुछ जर्मनी के अंदर हुए या फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी के अंदर विकसित हुआ, या नई समीक्षा इंग्लैंड और अमेरिका में विकसित हुई और फिर उसका सारी दुनिया में थोड़ा बहुत असर पड़ा। मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि का प्रभाव सारी दुनिया में है, यूरोप में भी है, रूस में भी है, चीन में भी है, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड, सभी जगह पर मार्क्सवादी आलोचना का प्रभाव और दबाव हम महसूस कर सकते हैं, और वहाँ पे लिखा जाता तो हम उसको देखते हैं। और ये प्रभाव फ्राइड के समकक्ष है। फ्राइड का भी जिस तरह सारी दुनिया पर प्रभाव पड़ा, उसी तरह मार्क्स का भी प्रभाव पड़ा, उसी तरह सार्त्र का भी प्रभाव पड़ा। तो विश्वव्यापी जो चिंतक है, इस चिंतन की श्रेणी में मार्क्सवादी आलोचना आती है। और ये इस आलोचना का निर्माण सिर्फ राजनेताओं ने या दार्शनिक चिंतकों ने नहीं किया, इनके आलोचकों की एक लंबी परंपरा है जो सारे संसार में मिलती है, और हर साहित्य की, प्रत्येक प्रकार के साहित्य की, प्रत्येक भाषा के साहित्य की उन्होंने मार्क्सवादी व्याख्या की है। कुछ शब्द हैं जो मार्क्सवादी आलोचना में बराबर आते हैं, जिसमें आधार है, अधिरचना है, या जैसे विचारधारा है, या जैसे हीगेमनी की धारणा ग्रामसी ने रखी थी कि ये जो सिविल सोसाइटी है, जो सामान्य समाज है, इस समाज में जो पूंजीपति है वो हीगेमनी के द्वारा, प्रभुत्व के द्वारा शासन करता है, बल के द्वारा शासन नहीं करता, और ये हीगेमनी जो है वो साहित्य उस हीगेमनी को स्थापित करता है। इसी तरह से चीज़ों का वस्तुकरण हो जाता, आदमी भी वस्तु हो जाता। ये धारणाएं मार्क्सवादी आलोचना की बहुत महत्वपूर्ण है। तो टेरी एगल्टन की इस विषय पे टिप्पणी है कि मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि रचना के बारे में वे बातें बताती है जिन्हें रचना स्वयं नहीं बता सकती। वह उसका निर्माण करने वाली उन परिस्थितियों के बारे में बताती है जो रचना के हर हर्फ में मौजूद होने के बावजूद शांत बनी रहती है। अब रचना में जो बातें हैं वो तो रचना ही बताएगी, लेकिन जो बातें रचना में नहीं है, रचना के निर्माण की पृष्ठभूमि में, उनके बारे में मार्क्सवादी आलोचना बताती है। क्यों? क्योंकि उनका जो आधार है, उस आधार की जानकारी हमें पहले से मिलती ही नहीं। इसलिए मार्क्सवादी आलोचना ने पुराने प्रश्नों का नए संदर्भों में मूल्यांकन करना प्रारंभ किया, और एक तरह से नई आलोचना का उन्होंने सूत्रपात किया। अब जो मार्क्सवादी आलोचना है वो किन बिंदुओं पर विचार करती है? अब इन बिंदुओं को कहती है कि साहित्य और विचारधारा के बीच में कैसा संबंध है। इस प्रश्न को जरा बारीकी से देखने की ज़रूरत है कि क्या साहित्य विचारधारा का केवल वाहक होता है, या फिर वे विचारधारा का मूल्यांकन और उसका अतिक्रमण भी कर सकता है। क्या आप अपने विचारों से ऊपर उठ सकते हो? क्या साहित्य उनसे आगे जा सकता है या नहीं जा सकता? क्या मार्क्सवादी आलोचना जदानोवी अवधारणाओं की ओर वापस गए बगैर साहित्यिक कृतियों के मूल्यांकन के वैकल्पिक मार्ग सुझा सकती है? किस हद तक साहित्यिक उत्पादन का समाजशास्त्रीय विवरण लेखक की व्यक्तिगत प्रेरणा के महत्व को नकारता है? भाषा विज्ञान के क्षेत्र में हुई नई खोजों को किस हद तक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के भीतर समावेशित किया जा सकता है? किसी साहित्यिक कृति के राजनीतिक पाठ की अंतर्वस्तु का उस कृति के शिल्प या रूप से किस प्रकार का संबंध होता है? ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर इस समय मार्क्सवादी आलोचना गहनता से विचार कर रही है, और
कई बार एक निष्कर्ष पर पहुंचने की छटपटाहट उनको दिखाई देती है, क्योंकि जब वो रचना का विश्लेषण करते हैं तो एक रचना उनके मत की पुष्टि करती है, एक दूसरी रचना आती है वो उस मत की पुष्टि नहीं करती। एक रचना आती है जिससे वो कहते हैं कि देखो इस लेखक के विचार हैं लेकिन इन विचारों का इन्होंने अतिक्रमण किया। दूसरी जगह देखते हैं कि देखो ये लेखक के विचार हैं जिसके कारण कृति क्षतिग्रस्त हो गई और ये लेखक नहीं आगे बढ़ पाया, विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो अंतर वस्तु का जो प्रश्न है, इसी तरह शिल्प का प्रश्न है, इसी तरह राजनीतिक समझ का प्रश्न है, तो बहुत जटिलताओं के अंदर है और एक तरह की असमंजस की स्थिति जिसे कहना चाहिए, ये मार्क्सवादी आलोचना के भीतर हमें कई बार दिखाई देती है। इस तरह से एक सामान्य मार्क्सवादी राजनीतिक समझ है। इस समझ के बावजूद जॉर्ज लुकास, एंटोनियो ग्राम्शी, थियोडोर अडोर्नो, वाल्टर बेंजामिन, रेमंड विलियम्स, टेरी एगल्टन और दूसरे जो मार्क्सवादी आलोचक हैं उनके बीच में पर्याप्त भिन्नताएं हमको देखने को मिलती है। और इन भिन्नताओं के बावजूद एक स्तर पर ये सारे लोग साथ होते हैं और वो ये है कि समाज में शोषणहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए और शोषणहीन समाज जो है वही हमारा आदर्श समाज है और उस आदर्श समाज के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए वो ऐसे साहित्य को प्रोत्साहित करते हैं जो उनके इस राजनीतिक उद्देश्य की तरफ जाता, जो इस राजनीतिक उद्देश्य से अलग होता है उसका वो विरोध करते हैं। इसलिए मार्क्सवादी कभी भी फ्राइड का समर्थन नहीं करते, फ्राइडवादी रचनाओं का समर्थन नहीं करते, आमतौर से आधुनिकतावादी रचनाओं का समर्थन नहीं करते। अगर आधुनिकतावादियों का समर्थन करते भी हैं तो थोड़ा कोमा लगा करके, थोड़ा लेकिन किंतु परंतु लगा करके, उसके बीच की कुछ बारीकियों को बता करके अंत में निष्कर्ष के रूप में अपने विचारों को महत्व देते हैं। एक और धारणा है कि उनको लगता है कि हम सही हैं और चूंकि हम सही हैं और हम जो बात कह रहे हैं वो समाज के हित में है। ये इस मान्यता से मार्क्सवादी जो आलोचना है वो भरी रहती है और उसके कारण कई बार उनके अंदर एक आत्मविश्वास का स्वर हमको देखने को मिलता है। कई बार इस आत्मविश्वास के कारण हमको जड़ता भी दिखाई देती है। कई बार ये लगता है कि ये सामने वाले की आवाज़ को ठीक से नहीं सुन पा रहा है क्योंकि ये स्वयं ही आत्ममुग्ध दृष्टि से रचना को देख रहा है। ये सब कमजोरियाँ, ये सब ताकत मार्क्सवादी आलोचना को मार्क्सवादी दर्शन से प्राप्त होती है और इसलिए इस दर्शन के आधार पर जो दर्शन का सहारा लेकर के जो चलने वाले आलोचक हैं वो अलग से हमको दिखाई देते हैं। तो मुख्य मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपने साथ रख करके इन्होंने रचना का मूल्यांकन करने का एक नया तरीका हमारे सामने रखा। जो प्राचीन जो रसवादी परंपरा थी या यूनान की जो अनुकरणवादी परंपरा थी या प्लेटो की परंपरा थी या कल्पना का जो सिद्धांत मानने वाले लोगों की कल्पना थी कि लेखक तो एक जो है नए स्वर्ग की रचना करता है, एक नए राज्य की रचना करता है, इस कल्पना पर जो बल देते थे उनसे एक अलग प्रकार की साहित्य दृष्टि हमारे सामने रखी और समाज की छोटी छोटी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको महत्व दिया। का मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य की पीड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य का खाने पीने का जो तरीका है और जिस तरह से वो उत्पादन करता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चूंकि मनुष्य से प्रेम करते हैं, मनुष्य की मूल वृत्तियों से इनका गहरा संबंध है, इसलिए इनकी रचना में एक वजन इनको देखने को मिलता है। इसलिए मार्क्सवादी आलोचना को आप ये इग्नोर नहीं कर सकते, आप इनको एक तरफ से नकार नहीं सकते, आप इनको अच्छी तरह से जान करके समझ करके अपने साहित्य की नई परंपरा को विकसित कर सकते हैं। और इसलिए कई बार साहित्य और आलोचना का जो रुद्ध द्वार है उसको मार्क्सवादी आलोचना ने खोला और एक तरह से नया स्वरूप साहित्य का इन्होंने सामने रखा। हालांकि मार्क्सवादी आलोचना के प्रभाव से कोई बहुत सर्वहारा का या मजदूरों का बहुत अधिक चित्रण हुआ हो ऐसा देखने को नहीं मिलता। अधिकतर आलोचना मध्यवर्गीय जीवन पर लिखी हुई रचनाओं पर केंद्रित होती है। सोवियत क्रांति के समय में भले ही गोरकी ने माँ उपन्यास लिखा या और मजदूरों के जीवन पर लिखा, लेकिन चूंकि लेखकों का जीवन और आमतौर से हिंदी के लेखकों का जीवन मजदूरों से कोई बहुत जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उनका लेखन मध्य वर्ग और शिक्षित मध्य वर्ग और शहरी मध्य वर्ग इसी के आसपास जुड़ा हुआ। कुछ रचनाकारों ने अवश्य गांव के किसानों के जीवन का चित्रण किया है तो उसकी ये लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन इस आलोचना के शास्त्र से प्रभाव से ये जरूर होता है कि उन रचनाकारों की जो वैचारिक असंगतियां हैं
हैं उन पर ये ठीक ठीक उंगली रख देते हैं। तो साहित्य के मूल्यांकन का एक पैटर्न, एक तरीका मार्क्सवादी आलोचना ने विकसित किया है और जो सारी दुनिया में इस समय विचार के केंद्र में है।